अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस बट। आज की इस वीडियो में आपको क्रिप्टो की अभी तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इस वीडियो के आखिर में जाके मेरे से एक सवाल किया गया कि मैं बताऊँ कि क्या इस वक़्त बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या इथेरियम में करनी चाहिए? तो उसके बारे में कुछ मैं अपनी जो ओपिनियन है वो आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो के आखिर में जाके। और दूसरा, इस वीडियो के आखिर में जाके मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों मेरी नज़र में 2022 के एंड तक हर कंट्री का अपना सीबीडीसी होगा। सीबीडीसी क्या? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। क्यों होगा उसकी कुछ मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर मार्केट का जायजा लें तो आप देख रहे हैं थीटा का जो टोकन है, जो मेरी फेवरेट लिस्ट में है, उसमें थीटा जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कल हमने देखा सोलाना ने बूस्ट किया, टेरा लूना का जो टोकन है वो बूस्ट कर रहा है, बीएनबी बूस्ट कर रहा है। और शिबा शिबा के बारे में दोबारा मैं आपको रिपीट करता चलूं, शिबा के इस वक्त जो होल्डर्स हैं मेरी नज़र में सारे के सारे वो रिटेलर्स हैं जो फोमो में आके पैसे लगा के फंस चुके हैं। सेम यही स्टोरी डोज कॉइन में भी हुई थी। डोज कॉइन को एकदम बिग वेल्स ने ऊपर फोमो क्रिएट करके सस्ते में उन्होंने खरीदा। जैसे ही फोमो क्रिएट हुआ रिटेलर्स खरीदते गए, 30 सेंट, 40 सेंट, 50 सेंट, 60 सेंट तक जो रिटेलर्स थे वो बाय करते रहे। और जैसे ही 60-70 सेंट के करीब प्राइस गई है डोज कोइन की, बिग वेल्स ने अपना सरमाया जो है वो कई गुना करके सरमाया निकाला और रिटेलर सारे बेचारे अब वो महंगे डोज कोइन टोकन जो है वो बाय करके फंसे हुए हैं। सेम यही सिचुएशन शिबा कोइन के साथ या इस तरह के जितने मीम कोइन्स होते हैं जो किसी खास पर्सनालिटी, किसी खास इवेंट की वजह से उनकी उनकी जो प्राइस जो है वो अप्रिशिएट होती है, वो हाईली रिस्की क्रिप्टो कोइन्स होते हैं, क्रिप्टो करेंसीज होती हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपको कतई रिकमेंड नहीं करूंगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको चार्टिंग वगैरह आती है या आपने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यूज किया है जहां से आपको सिग्नल्स वगैरह मिलते हैं, तो आप जरूर ट्रेडिंग करें। लॉन्ग टर्म के लिए आप ऐसे क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट ना करें। सबसे पहले आते हैं मार्केट का सारा ओवरव्यू देने से पहले किंग ऑफ बीटीसी के बारे में आपको बताता चलूं कि बिटकॉइन आप देख रहे हैं कल से कल वैल्क्री का ईटीएफ टिकर उन्होंने भी अपना लॉन्च किया, उन्होंने भी कल वहां पे ट्रेडिंग वगैरह हुई। लेकिन मार्केट आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से करेक्शन में है। और मेरी नजर में अगर आप सारे फंडामेंटल्स, सारे चार्टिंग, सारा डाटा, रिसर्च बेस एनालिसिस अगर आप देखते हैं तो डाटा तो सब यही कह रहा है कि बिटकॉइन अभी मजीद ऊपर जाएगा। लेकिन ये जो आपको करेक्शन नजर आ रही है, मेरी नजर में ये जो वीक हैंड्स हैं उनको शेक करने के लिए है। वीक हैंड से मुराद जो रिटेलर्स हैं जो एकदम फोमो में आके मेरे जैसे मीडिया से या दीगर सोशल मीडिया से बिटकॉइन की प्राइस को $1 लाख, $2 लाख टच होने का सुन के वो बगैर सोचे समझे इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं। उन लोगों को शेक करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, ताकि वो फियर में आके, खौफ में आके अपने नुकसान में भी बीटीसी सेल कर दें। ये मेरा ख्याल है शायद उस वजह से ये बिग बिट बिट बिटकॉइन के जो बिग होल्डर्स हैं ये वो गेम चला रहे हैं। आगे जाके मैं आपको और भी डाटा शेयर करता हूं। जब कभी आपको एक्सचेंजेस में सप्लाई लोएस्ट नजर आती है तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन एक्सचेंजेस से निकल के लोगों के पर्सनल वॉलेट्स में चले गए हैं। तो ये डाटा भी यही सजेस्ट कर रहा है कि इस वक्त बिटकॉइन जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। जो बिटकॉइन के स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं उनके हाथ में है। अच्छा, आगे मैं आपके साथ कुछ डाटा डाटा शेयर करूंगा रिटेलर्स का और बिग वेल्स का। ये डाटा शेयर कर रहा है कि बिग वेल्स जो हैं मार्केट की, जो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रही हैं, वो क्या कर रहे हैं कि एक्सचेंजेस, स्पॉट एक्सचेंजेस से फंड्स को निकाल के डेरिवेटिव एक्सचेंजेस की तरफ लेके जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं अगस्त के महीने में यहाँ पे, ये जहां जहां ये पूरी हिस्टोरिकली दिखाया गया है, 2009 में जब बिग वेल्स ने यहाँ पे डेरिवेटिव एक्सचेंजेस में फंड्स को ट्रांसफर करना शुरू किया तो आहिस्ता 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 प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई। फिर उसके बाद जहां जहां बिग वेल्स जो है वो एक्यूमुलेशन पीरियड में जाती हैं, यानी फंड्स स्पॉट ट्रेडिंग से निकाल के एक्सचेंजेस से वो डेरिवेटिव एक्सचेंजेस में जहां से वो लेवरेज लेके वो ट्रेडिंग करते हैं। और ये जो बिग वेल्स होती हैं जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेडिंग करनी होती है, ये ऐसे ही इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं। इतने बड़ा मतलब वो स्पॉट ट्रेडिंग करें, प्राइस नीचे क्रैश कर जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन
ट्रेडर उसी वक्त लेवरेज लेके ट्रेड करता है जब वो कॉन्फिडेंट होता है कि यार यहां पे इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। तो मेरी नजर में ये चार्ट भी आपको यही सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी। अगर बिटकॉइन की जाएगी तो पूरी मार्केट की ऊपर जाएगी। अच्छा, एक रिटेलर के बारे में मैं आपको पिछली कई वीडियो में बताता आ रहा हूं कि बिटकॉइन के अंदर अभी तक, बल्कि पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर आप थोड़ा जायजा लें तो अभी तक रिटेलर्स फोमो में नहीं आए हैं। अभी तक मार्केट की बिटकॉइन की प्राइस को जो मूव करने वाला पीछे मेन फैक्टर है वो सारे का सारा इंस्टीट्यूशंस और बिग वेल्स हैं। ये एक डाटा मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। ये पेपाल, आपको पता है पेपाल एक पेमेंट प्रोसेसर है। इन्होंने 20 अक्टूबर को जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, उस वक्त इन्होंने अपना डाटा शेयर किया है जिसमें ऑलमोस्ट एक दिन के अंदर तकरीबन 145 मिलियन की ट्रांजैक्शंस हुई हैं पेपाल टू क्रिप्टो करेंसीज। क्योंकि पेपाल के बारे में आपको बताता चलूं, ये कोई छोटा नेटवर्क नहीं है। ये एक्चुअली पेपाल को अगर आपने स्टडी करना है तो पेपाल का डाटा ये सजेस्ट करता है कि रिटेलर्स मार्केट में कब एंटर हो रहे हैं। तो अगर रिटेलर्स, अच्छा, ये जो डाटा इन्होंने बताया कि 145 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई है सिर्फ उस एक दिन, डाटा ये नहीं बता रहा कि इससे बाइंग की गई है या जिन्होंने पहले होल्ड किया हुआ था उन्होंने सेल किया है, उन्होंने प्रॉफिट कैश आउट किया है। ये बाइंग और सेलिंग का डाटा नहीं है, सिर्फ उस एक दिन में रिटेलर्स की एक्टिविटी को ये डाटा शो कर रहा है। द कंपनी हैज, आपको पता है पेपाल ऑलमोस्ट, अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूं, तकरीबन 39 करोड़ 20 लाख यूजर है। पेपाल का पूरी दुनिया में 39 करोड़ 20 लाख, और मेरा ख्याल है ये जो छोटी मोटी कंट्रीज हैं शायद उनकी उतनी पॉपुलेशन ना हो जितने पेपाल के यूजर हैं। और अगर, और ये आपको बताता चलूं कि पेपाल अभी सिर्फ और सिर्फ यूके और यूएसए के जो उनके जो यूजर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, सिर्फ उनको क्रिप्टो करेंसी बाइंग और सेलिंग की परमिशन दे रहा है। आप इमेजिन करें जिस दिन पेपाल ने अपने वर्ल्ड वाइड जो यूजर्स हैं उनको बाइंग सेलिंग की परमिशन दे दी, तो उस वक्त ये जो रिटेलर्स हैं कैसी एंट्री डालेंगे मार्केट के अंदर। और जैसे ही एंट्री डालेंगे मार्केट के अंदर, आप इमेजिन करें कि क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस कहां तक जा सकती हैं। तो ये फोमो का जो रिटेलर्स हैं उनके फोमो को स्टडी करने का एक प्लेटफॉर्म था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। दूसरा, मैंने एक और चीज आपके साथ शेयर करनी थी। ये बाय बिटकॉइन मैंने गूगल ट्रेंड पे सर्च किया है। पिछले 12 महीनों का मैंने एक जायजा लेके आपको बताया कि आपको पता है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में बिटकॉइन की प्राइस जो है, बल्कि पूरी क्रिप्टो मार्केट ऊपर जा रही थी, और मेरा ख्याल है मई में जाके बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 64,000। उस वक्त रिटेलर जो गूगल पे लोग सर्च कर रहे थे बाय बिटकॉइन, ये रिटेलर्स वो हैं जिन्होंने कभी बिटकॉइन, जिनको क्रिप्टो करेंसी का नहीं पता होता, वो न्यूज मीडिया से, सोशल मीडिया से, अपने किसी रिलेटिव्स की, अपने किसी फॉलोअर्स की के बारे में न्यूज वगैरह सुनते हैं और देखते हैं यार बिटकॉइन भी कोई चीज है, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो वो फिर गूगल में सर्च करते हैं हाउ टू बाय बिटकॉइन। और ये चार्ट और ये डाटा ये सजेस्ट कर रहा है कि अभी बिटकॉइन के अंदर रिटेलर्स का फोमो क्रिएट नहीं हुआ। मेरे भाइयों, जिस दिन बाय बिटकॉइन का स्टेटिस्टिक्स एकदम ऊपर नजर आएगा ना, उस दिन, मैं ये वीडियो आप बेशक मेरी सेव कर लें, उस दिन बिटकॉइन की प्राइस आपको $1 लाख के ऊपर नीचे नजर आएगी। अभी ये आपको लोएस्ट पॉइंट पे नजर आ रहा है। गो के बिटकॉइन की प्राइस की तरफ अगर नजर डालें तो बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बना दिया है। चलें अब इथीरियम की बात करते हैं। इथीरियम का, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अपने होल्डर्स को इसने डिच किया, क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स उम्मीद लगा के बैठे थे कि इथीरियम भी अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, इस वक्त इथीरियम मेरी नजर में बेस्ट प्राइस पे है। अगर आपने इथीरियम बाय नहीं किया और आप बाय करना चाहते हैं तो इस मौके को मिस ना कीजिएगा। जब कभी भी इथीरियम की प्राइस आपको 4000 पे नजर आए इस बुल रन के की सिचुएशन के अंदर, तो वो आपके लिए फेवरेट बाइंग पोजीशन हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले ये वियानो के बारे में मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता चलूं। इस वीडियो को वियानो ने स्पॉन्सर किया है। मेरे एक दो यूजर ने कहा कि ये सर स्कैम कंपनी है। देखें, ये इन्वेस्टमेंट जितनी ये हाई यील्ड आपको दे रहे हैं, मेरी नजर में ये वाकयातन बहुत रिस्की प्रोजेक्ट है। लेकिन इस कंपनी के जो नुमाइंदे मेरे साथ राब्ते में हैं, उन्होंने कुछ स्टेटिस्टिक्स मेरे साथ शेयर किए। उन्होंने कहा जी ये हमारी एक तो कंपनी यूके में रजिस्टर्ड है। ये उन्होंने वेबसाइट का एड्रेस वगैरह भी दिया, आप जाके खुद भी सर्च कर सकते हैं इनकी यूके की वेबसाइट को, government.uk, वहां पे जाके वियानो को सर्च करें। दूसरा, उन्होंने साथ ये कहा कि हमने जनाब
500 मिलियन जीबीपी स्टेक किया हुआ है। तो उनके बकौल तो ये बड़ी सिक्योर है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये लाजमी कहूंगा, इस तरह के जो हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वहां इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये देख लें कि क्या आप रिस्क ले सकते हैं या नहीं। वैसे तो ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट में वही पैसा डालना चाहिए जिसके लॉस हो जाने से आपको कोई परेशानी ना हो। आगे आते हैं जी। सोलाना की प्राइस, आप कल सोलाना ने अपना ऑल टाइम हाई लास्ट वाला ब्रेक किया, लेकिन $1-2 ही ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। जो पिछला इसका ऑल टाइम हाई था वो तकरीबन था मेरा ख्याल है $220। जो अभी इसने कल एंडिंग की है बाइनांस के ऊपर तकरीबन $222। लेकिन इसकी प्राइस के पीछे वजह क्या है आपको पता है। सोलाना जो है एक फेवरेट क्रिप्टो करेंसी है फॉर एनएफटीज। और सोलाना के बारे में ये कहा जा रहा है कि जिस तरह बीएनबी ने एक, अगर मैं बीएनबी का आपको चार्ट दिखाऊं तो ये ऑलमोस्ट बीएनबी ने फरवरी 2021 इस साल के स्टार्ट में कहा बीएनबी की प्राइस थी तकरीबन $20-25। और इस चंद हफ्तों के अंदर अंदर ऑलमोस्ट इसकी प्राइस 1500% ऊपर गई। और उसकी वजह क्या थी कि बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर डीफाई टोकन्स, यानी जो डीफाई टोकन्स, जो गेमिंग टोकन्स, ये सारा बिजनेस जो इथीरियम के ऊपर हो रहा था, और इथीरियम की ट्रांजैक्शन फीस और स्लो ट्रांजैक्शन की वजह से सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो डैप्स वगैरह लॉन्च करना चाहते थे वो परेशान थे। वो सारे की सारी इन्वेस्टमेंट आ गई इसके पास, बाइनांस स्मार्ट चेन के पास। तो एक एनालिस्ट का कहना यह है कि सोलाना के ऊपर भी जिस तरह सोलाना की मार्केट में हाइप है, जितनी इसको कम्युनिटी सपोर्ट मिल रही है, और सोलाना की जो टोटल लॉक वैल्यू है वो भी ऑल टाइम हाई है इस वक्त तकरीबन 12.5 बिलियन। तो सोलाना के ऊपर इस वक्त लॉन्ग टर्म के लिए लॉक कर दिया गया। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस यही कह रहे हैं कि सोलाना की प्राइस भी अगर इसी तरह स्पाइक पकड़ती है और इथीरियम की मार्केट को कैप्चर करती है, और आपको पता है कार्डानो भी इस वक्त जो है वो उतना ज्यादा जो है वो खुश नहीं कर रहा अपने होल्डर्स को, तो उनका सारा बिजनेस अगर सोलाना ले जाता है, एनएफटीज या डैप्स वगैरह, सोलाना के ऊपर गेम्स वगैरह भी लॉन्च हो रही हैं, एक दो गेम तो मेरे चैनल पे प्रमोट भी हुई है। तो सोलाना की प्राइस ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है एंड मुमकिन है $900 को टच करे। ये शायद आपको बड़ा सरप्राइजिंग लगे, लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कुछ भी मुमकिन है मेरे दोस्तों भाइयों। और मैं आपको ये बताता चलूं, बाइनांस का जो अपना टोकन है बीएनबी, वो एडा से अच्छा क्यों परफॉर्म कर रहा है। हालांकि एडा को देखा जाए तो एडा के जो फंडामेंटल्स हैं, उसकी जो टीम है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत बाइनांस स्मार्ट चेन के। आपको पता है बाइनांस स्मार्ट चेन तो अपना आईपीओ करने के लिए अमेरिका में क्या क्या पर नहीं तोड़ रहा। कभी वो रेगुलेटरी अथॉरिटी को केवाईसी और पता नहीं रंग बिरंगी एक्टिविटीज कर रहा है ताकि वो जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको किसी तरीके से खुश करे और वो भी कोइनबेस की तरह अपना आईपीओ लॉन्च करे। इन सारे सर्कमस्टांसेस के बावजूद भी एडा को क्रॉस करके बीएनबी जो है वो इस वक्त नंबर 3 टॉप क्रिप्टो करेंसी बनी हुई है। और उसकी वजह पिछले दिनों एक तो मैंने आपके साथ न्यूज शेयर की थी कि इथीरियम बाइनांस ने $1 बिलियन की फंडिंग मतलब साइड पे की है, जिसमें वो अपने इकोसिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इकोसिस्टम कौन सा, यानी डैप्स वगैरह, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च होंगे। तो इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा एक और चीज जो मैंने आपको बताना है, जैसे इथीरियम पे इप 1559 हुआ, उसके बाद इथेरियम की ट्रांजैक्शन फीस जितनी थी वो सारी बर्निंग की तरफ चले जाती थी। सेम अब बाइनांस स्मार्ट चेन के जो डेवलपर हैं इसी तरह का एक प्रोटोकॉल जो है वो प्रपोज करने जा रहे हैं, जिसको वो बेप 95 बोलते हैं। इससे होगा क्या कि जितनी बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर ट्रांजैक्शन होंगी उसकी जो फीस कलेक्ट होगी, उस फीस को की जो है इथीरियम की तरह बर्निंग होना शुरू हो जाएगी। वैसे तो आपको पता है बाइनांस का, पता नहीं कल के परसों की वीडियो में मैंने आपको अपलोड किया था, इनकी 17वीं क्वार्टरली बर्निंग हुई है। तो वैसे क्या करते हैं कि बाइनांस एक्सचेंज के ऊपर जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं ट्रेडर्स की, उनकी फीस सारी बाइनांस इकट्ठी करता है, उसका मार्केट से बीएनबी बाय करके उसको बर्न कर देता है, ताकि जो बीएनबी होल्डर्स हैं उनको फायदा हो। जब बीएनबी की सप्लाई कम होगी उसकी डिमांड बढ़ेगी और उसकी प्राइस अप्रिशिएट होगी। क्या आपको बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या इथीरियम में? देखें, बिटकॉइन में के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं और इथीरियम के अपने। बिटकॉइन में जो इसके प्रोज क्या है, बिटकॉइन जो है एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब यह है जैसे मुमालिक जो है सोना अपने पास रखते हैं,
अपनी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। बड़े बड़े बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, सरमायादार लोग सोने में दिलचस्पी लेते हैं। इसी तरह मेरे दोस्तों भाइयों, इसको डिजिटल गोल्ड समझ के लोग बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट डालते हैं। लेकिन इसके कॉन्स क्या है कि बिटकॉइन की प्राइस इतनी ज्यादा हाइप हो गई है, अगर आप बिटकॉइन की बजाय किसी और जगह इन्वेस्टमेंट डालें तो आपको कई गुना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा, इथीरियम की अगर बात करें तो इथीरियम आपको पता है कि वो एक ऐसा, एक तो फर्स्ट मार्केट मूवर है। इस वक्त मार्केट में तकरीबन 80 टू 90% जितनी भी आपको क्रिप्टो करेंसीज नजर आ रही हैं वो सारी की सारी इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो इतना बड़ा मार्केट कैप्चर है, एक्सपोजर है इसके ऊपर। और इथीरियम, ये मत भूलें, आने वाले वक्तों में बिटकॉइन के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि जैसे इथीरियम ने अपना बर्निंग स्टार्ट कर दी है इप 1559 प्रोटोकॉल के बाद, अब उसकी जो बर्निंग स्टार्ट हो गया, उसकी सर्कुलेशन सप्लाई कम होना शुरू हो गई है। इसी तरह ये एक तरह का बिटकॉइन के चैलेंज है, बिटकॉइन बिटकॉइन के लिए चैलेंज है। अच्छा, अगर बिटकॉइन के पास भी इथीरियम को चैलेंज करने के लिए, जैसे मैं आपको बताता आ रहा था कि इनका टैप रूट अपग्रेड होना है बिटकॉइन के ऊपर, शायद नवंबर के लास्ट में जाके हो। उसके बाद बिटकॉइन के ऊपर भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लॉन्च होना शुरू हो जाएंगे। यानी ये दोनों क्रिप्टो करेंसीज एक दूसरे के लिए थ्रेट है आने वाले वक्तों में। और ये मत भूलें, इथीरियम को सिर्फ बिटकॉइन का थ्रेट नहीं है। इथीरियम के जो दूसरे किलर्स हैं, पोल्काडॉट, कार्डेनो, सोलाना, एवलांच, टेरा लूना, कितने कंपटीटर हैं इथीरियम के। बिटकॉइन को इस तरह का कोई कंपटीटर नहीं मिला। तो ये चॉइस आपकी है, मैंने आपको सारा सर्कमस्टांसेस देना था। दूसरा, मैं समझता हूं कि 2022 में मेरी नजर में ऑलमोस्ट मोर देन 60 टू 70% कंट्रीज, पूरी दुनिया के 60 से 70% ममालक ऐसे होंगे जिनका अपना सीबीडीसी होगा। क्यों होगा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एक तो खसूसन ये काम स्टार्ट होगा बड़े बड़े जो सरमायादार ममालक हैं, जैसे अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहां से शुरू होगा सिलसिला और आहिस्ता आहिस्ता डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप कंट्रीज तक जाएगा। अंडर डेवलप कंट्रीज क्यों करना चाहेंगी, डेवलपिंग कंट्रीज क्यों करना चाहेंगी? उनकी सबसे बड़ी हैसल है ये, उनके जो लोग डेवलप कंट्रीज में जाके पैसे कमाते हैं और अपने घर वालों को पीछे पैसे भेजते हैं, रेमिटेंसेस, वो रेमिटेंसेस भी जो डेवलप कंट्रीज की बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वेस्टर्न यूनियन वगैरह, वो 5 से 6% वो खा जाते हैं। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज की जो हैं, उनका ये फेवरेट, ये सीबीडीसी कॉइन जो है फेवरेट होगा कि वहां से उनके शहरी अपने घर, अपने मुल्क में पैसा जब भेजेंगे लोएस्ट फीस के साथ। तो एक तो ये वजह बन सकती है। दूसरी वजह आने वाले वक्तों में सीबीडीसी को जो प्रमोट कर सकती है वो है इंटरनेशनल ट्रेड्स। इंटरनेशनल ट्रेड जो बैंकिंग चैनल से होती है और जो प्राइसेस वगैरह का डिफरेंस जो थर्ड पार्टी पार्टी को जो पेमेंट करनी पड़ती है, उसको खत्म करने के लिए भी कंट्रीज जो है वो सीबीडीसीज लॉन्च करेंगी। और ये वो आज का बुलेटिन था। उम्मीद करता हूं आज का बुलेटिन भी काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा और शायद लेंथी भी रहा हो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।